रंधावा, जो अपने जेल की सेल में चुपचाप बैठा था, उसने जब अपने चाचा की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत अपने चाचा को आवाज देते हुए कहा, चाचा जी, क्या आप मुझे यहां से निकालने आए हो? हर्षवर्धन रंधावा ने रुद्र को अपनी आंखों से इशारा करके शांत रहने के लिए कहा और फिर उसने जेलर की तरफ देखते हुए कहा, इस सेल का दरवाजा खोलो। हर्षवर्धन रंधावा की बात सुनकर जेलर थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये रूल्स के खिलाफ है। हर्षवर्धन रंधावा ने उस जेलर को लात मारते हुए कहा, मैंने कहा ना, इसे खोलो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? वो जेलर दर्द और गुस्से से कराह उठा और उसने अपना सिर झुकाया और गुस्से को शांत करते हुए जेल का दरवाजा खोल दिया। जब हर्षवर्धन रंधावा उस सेल के अंदर गया तो वो सिर्फ उन दोनों को घूर रहा था, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाया। अपने चाचा को अपने करीब देखते ही रुद्र ने उसे गले लगा लिया और फिर बेसब्र होते हुए अपने चाचा से सवाल किया, चाचा जी, क्या मैं अभी यहां से बाहर जा सकता हूं? हर्षवर्धन रंधावा ने जब अपने भतीजे की इतनी बुरी हालत देखी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन रुद्र उसका हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उसे दर्द भी हो रहा था और वो इसी वजह से मुंह बनाते हुए अपने भतीजे से बोला, रुद्र, सब होगा, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, बस थोड़ी शांति रखो। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन ने अपने भतीजे रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर से बार बार रुद्र वही हरकत कर रहा था और लगातार एक ही सवाल पूछे जा रहा था, चाचा जी, आप मुझे लेने आए हो ना, तो क्या अब मैं बाहर जा सकता हूं? हर्षवर्धन रंधावा को अंदाजा लग गया कि कुछ दिनों से जेल में उसे जो टॉर्चर किया जा रहा था वो कोई मामूली लेवल का नहीं था, वरना इतने कम दिनों में रुद्र की ऐसी पागलों जैसी हालत नहीं हुई होती। रुद्र बिल्कुल बेचारा जैसा लग रहा था। उसका वो रूप जो उसने कोर्ट में दिखाया था वो तो जैसे कहीं छिप गया था। हर्षवर्धन रंधावा ने रुद्र से कहा, शांत हो जाओ रुद्र, मैं तुम्हें यहां बचाने ही आया हूं। उसके पास रुद्र को इस वक्त शांत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे कि रुद्र ने वो बात सुनी, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत जेल तोड़कर भाग जाएगा। उसे समझ नहीं आया कि हर्षवर्धन ने उससे क्या कहा। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे उसे तुरंत जेल से निकल जाना चाहिए, इसलिए वो भागने की कोशिश करने लगा। उसे भागते देख हर्षवर्धन रंधावा भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसने तुरंत रुद्र का हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर धीमी आवाज में उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भाग क्यों रहे हो? रुद्र को जब रोका गया तो उसने गुस्से में अपने चाचा से कहा, चाचा जी, आपने तो कहा कि आप मुझे बचाने आए हो। हर्षवर्धन रंधावा ने रुद्र को डांटते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर तुम अभी शांत नहीं बैठे तो तुम यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। जब रुद्र ने अपने चाचा की ऐसी बात सुनी तो वो शांत हो गया और फिर अपने चाचा की तरफ देखने लगा। जब हर्षवर्धन रंधावा ने देखा कि रुद्र शांत हो गया था, वो उसके करीब गया और उसे धीमी आवाज में बोला, थोड़े दिनों में यहां से तुम्हें ये लोग बाहर लेकर जाएंगे और तुम्हें बॉर्डर के पास रखेंगे। जो पुलिस वाले तुम्हें यहां से लेकर जाने वाले हैं, मैंने पहले ही उनको पैसे दे दिए। वो लोग रास्ते में तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे और तुम्हें जरा भी दिक्कत नहीं होने देंगे।
एक बार जब तुम बॉर्डर पहुंच जाओगे तो वहां पर अभिमन्यु चंदेल अपने कुछ खास लोगों को भेजेंगे और तुम्हें वहां से वापस निकालकर भोपाल ले आएंगे। आधी बात सुनकर ही रुद्र गुस्से में चिल्लाने वाला था कि उसे फिर से बॉर्डर पर बंद करके रखा जाएगा, लेकिन जब उसने सुना कि वहां से उसे वापस भोपाल लाया जाएगा तो वो फिर शांत हो गया। रुद्र के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी और उसने अपने चाचा से सवाल करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि वो सच में मेरी जान बचाएंगे? उस दिन कोर्ट में तो उन्हें मेरी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, यहां तक कि उन्होंने सबके सामने मुझे लात भी मारी। हर्षवर्धन रंधावा ने रुद्र को अभिमन्यु चंदेल का असली मकसद समझाते हुए कहा, वहां पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तुम बेवकूफ हो। अभिमन्यु चंदेल को तुम्हें बचाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो कोर्ट में भी आए थे, लेकिन कैसे पता था कि तुम वहां पर अपनी गलती मान लोगे। उस समय अभिमन्यु चंदेल को भी तुम्हें बचाने में मुश्किल आ रही थी। अगर वो तब सावधान नहीं रहता तो लोग उस पर गुस्सा करते और फिर वहां का माहौल ऐसा हो जाता कि कोई भी संभाल नहीं पाता। अपने चाचा की बात सुनकर रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, ये सब आर्य की वजह से हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हर्षवर्धन रंधावा ने अपने भतीजे को समझाते हुए कहा, हाँ, राठौड़ परिवार को हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। यहां से बॉर्डर की दूरी बहुत ज्यादा है, तो तुम रास्ते में कहीं गिर मत जाना, इसलिए अभी से अपना ध्यान रखो। रुद्र ने अपने चाचा से कहा, मैं यहां 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं रह पा रहा हूं, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि मैं अपने घाव का ध्यान रखूं? हर्षवर्धन ने रुद्र से कहा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ गार्ड को पैसे देता हूं, तो तुम्हें अच्छे रूम में ले जाएंगे और वहां पर तुम्हें एक डॉक्टर भी देखने आएगा। जब रुद्र ने अपने चाचा की बात सुनी तो वो थोड़ा शांत हो गया। हर्षवर्धन रंधावा ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा, ठीक है, तुम यहां हो तो क्या तुमने 2 लोगों को देखा है जिनका पैर तोड़कर उनको जेल में लाया गया है? रुद्र रंधावा ने हां में जवाब दिया। हाँ, उन लोग आर्य ने आज से ले जाएंगे और वहां पर तुम्हें एक डॉक्टर भी देखने आएगा। जब रुद्र ने अपने चाचा की बात सुनी तो वो थोड़ा शांत हो गया। हर्षवर्धन रंधावा ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा, ठीक है, तुम यहां हो तो क्या तुमने 2 लोगों को देखा है जिनका पैर तोड़कर उनको जेल में लाया गया है? रुद्र रंधावा ने हां में जवाब दिया। हाँ, उन लोगों को उधर रखा गया है, उसने किसी एक तरफ इशारा करते हुए बताया, क्योंकि वो जगह उसकी जेल से दूर थी। रुद्र ने अपने चाचा से सवाल करते हुए कहा, वो लोग कौन हैं और आप उन लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो? हर्षवर्धन रंधावा ने अपने भतीजे से कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वो सब संभाल लूंगा, तुम बस डॉक्टर का इंतजार करो, वो आकर तुम्हारे घाव देख लेगा और दवाई भी दे देगा। अपने चाचा की बात सुनकर रुद्र ने आगे कुछ भी नहीं कहा और बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। जब हर्षवर्धन रंधावा जेल से चला गया तो किसी सिपाही ने उसकी खबर वीरेंद्र आहूजा और गौरव आहूजा को देते हुए कहा, मालिक, छोटे मालिक हर्षवर्धन रंधावा वहां से जा चुके हैं। गौरव आहूजा ने उस नौकर से सवाल करते हुए कहा, वो जेल में कितनी देर रुका था और उसने रुद्र से क्या बात की? उस नौकर ने जवाब देते हुए कहा, उसने कहा कि अभिमन्यु चंदेल रुद्र रंधावा को बचा लेगा और जब उसे जेल से निकालकर बॉर्डर पर लेकर जाया जाएगा तो वहां से उसे चुपचाप वापस भोपाल लाया जाएगा। उस नौकर की बात सुनकर गौरव ने कहा, जैसे कि हमने उम्मीद की थी, उसने वैसा ही प्लान बनाया है।
वीरेंद्र आहूजा ने उस नौकर की तरफ देखा जो खबर देने वहां पर आया था और फिर उससे सवाल किया, और वो दोनों नौकर वो कहां है जिनके पैर टूटे थे? क्या हर्षवर्धन रंधावा उन लोगों से बात कर पाया? उस नौकर ने गवर्नर वीरेंद्र आहूजा की बातों का जवाब देते हुए कहा, हां, वो उनके करीब तो गया था, लेकिन उन दोनों को पहले ही सजा दे दी गई थी, तो वो लोग बेहोश पड़े हुए थे। क्योंकि वो लोग वैसी हालत में थे तो हर्षवर्धन रंधावा को उनसे मिलने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वीरेंद्र आहूजा ने उस नौकर की तरफ देखते हुए कहा, चलो सही है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। अब अगर तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है तो तुम यहां से जा सकते हो। उस नौकर ने गवर्नर से कहा, जी मालिक, मैं जाता हूं। और फिर वो नौकर वहां से चला गया। उस नौकर के जाते ही गौरव आहूजा ने तुरंत अपने पापा से कहा, पापा, ऐसा लगता है कि जो विराट ने कहा था वो बिल्कुल गलत नहीं था। अभिमन्यु चंदेल सचमुच रुद्र रंधावा को बचाने की कोशिश करेगा। गवर्नर आहूजा ने अपने बेटे की बात सुनकर कहा, रंधावा परिवार हर बार अभिमन्यु चंदेल की मदद करता है और उसे जब भी जितने भी पैसे की जरूरत होती है वो लोग उसे दे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु चंदेल चाहेगा कि उसके पैसों का ये सोर्स बंद हो जाए। गौरव आहूजा ने उदास होते हुए अपने पिता से कहा, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसे ही रंधावा परिवार और अभिमन्यु चंदेल को एक साथ आने दे सकते हैं? अपने बेटे की बात सुनकर गवर्नर आहूजा ने उससे कहा, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कुछ सोचते हुए गौरव आहूजा ने फिर अपने पापा से कहा, पापा, मुझे आपको कुछ बताना था। असल में बात ऐसी है कि विराट राठौर ने पहले ही रुद्र के खिलाफ एक्शन ले लिया है और वो बस उस समय का इंतजार कर रहा है जब उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए गवर्नर आहूजा ने अपने बेटे से पूछा, क्या कह रही हो तुम? राठौर परिवार ने पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रखी थी? क्या सचमुच राठौर परिवार जैसा शांत परिवार रुद्र को मारना चाहता है? आखिर राठौर परिवार या रंधावा परिवार किसकी होगी इस जंग में जीत? राठौर परिवार का प्लान जानने के बाद क्या होगा गवर्नर आहूजा का अगला कदम? क्या सचमुच अभिमन्यु चंदेल रुद्र को बचाने में हो जाएगा कामयाब, या फिर राठौर परिवार के हाथों हो जाएगी रुद्र की मौत? दूसरी तरफ गाड़ी के पहिए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन गाड़ियों के साथ गार्ड्स भी थे जो उनकी रक्षा करने के लिए साथ में आए थे। ये गाड़ियां जंगल की तरफ से होकर गुजर रही थी और वो जंगल में ज्यादातर बांस लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो जंगल और भी ज्यादा घना दिख रहा था। कुछ गार्ड्स उन गाड़ियों से आगे मोटरसाइकिल पर भी थे और वहां तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश की वजह से बाहर वाले सारे गार्ड्स ने रेनकोट पहन रखा था। रेनकोट के साथ उन्होंने बांस की लंबी लंबी टोपियां भी पहन रखी थी, लेकिन वो टोपी और रेनकोट उनको बारिश से बचा रही थी, सर्दी से नहीं। आगे आगे चल रहे गार्ड्स में से एक गार्ड ने गाड़ी के अंदर झांकते हुए कहा, बड़े भैया, आसमान को देखकर तो लग रहा है कि अभी बारिश और ज्यादा होगी। बादल फैलता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए कहीं रुकने की जगह ढूंढनी चाहिए। आपको क्या लगता है? राठौड़ परिवार का मेन नौकर बंटी
जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसने उस गार्ड की बातों का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर हम लोग आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। विशेष भैया, क्या आपको कोई जगह पता है जहां पर हम बारिश से बचने के लिए रुक सकते हैं? मोहन, जो राठौड़ परिवार का दूसरा नौकर था, उसने बंटी को सलाह देते हुए कहा, हम लोग एक बार इस जंगल से निकल जाएं तो फिर हमें एक छोटा सा शहर मिलेगा जिस पहाड़ के पीछे है, तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वहां पर आराम करेंगे। बंटी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, एक बार यही बात विशेष चौहान से पूछते हैं, अगर वो इस सलाह को ठीक समझते हैं तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। बंटी की बात सुनकर मोहन गाड़ी से अपना सिर बाहर निकालते हुए उस गार्ड से कहने लगा, भैया, बंटी भैया कह रहे हैं कि हम थोड़ा आगे तक चलते हैं और इस जंगल को पार करने के बाद एक शहर में आराम कर लेंगे। तभी राठौड़ परिवार के एक दूसरे नौकर संजीव ने कहा, बंटी भैया, हम लोग 6 दिन पहले सफर के लिए निकले हैं, हमें राजधानी पहुंचने में और कितना समय लगेगा? संजीव भोपाल से लेकर अभी तक उस गाड़ी के पीछे पीछे 6 दिनों से मोटरसाइकिल पर चला रहा था और वो बहुत थक गया था। बंटी ने संजीव की बातों का जवाब देते हुए कहा, फिक्र मत करो, 4 दिन का सफर और बचा है, 4 दिन के बाद हम राजधानी पहुंच जाएंगे। संजीव ने कहा, अभी 4 दिनों तक और चलना होगा? इतना बोलते हुए संजीव का मुंह लटक गया। बंटी ने संजीव से कहा, क्यों, क्या हो गया? अरे कहां गई तुम्हारी सारी हिम्मत? मोहन और बाकी गार्ड्स ने भी तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम तो गाड़ी में आराम से बैठे हो, फिर भी शिकायत कर रहे हो। संजीव ने बंटी से कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस ये बोल रहा था कि यहां की सड़क बहुत खराब है और ज्यादा देर तक बैठ बैठ कर मेरी कमर में दर्द हो गया है। बंटी ने अपना हाथ उठाते हुए हल्के से संजीव के सर पर मारा और उसने कहा, मैं तो तुमसे उम्र में इतना बड़ा हूं और मैं भी काफी देर से इस गाड़ी में बैठा हूं, लेकिन तुम तो अभी जवान हो, तो जब मुझे दर्द नहीं हो रहा तो फिर तुम्हारी कमर में दर्द कैसे हो सकता है? संजीव ने हल्के से अपने सिर पर हाथ फेरा और उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर मुस्कुराकर उसने माफी मांगते हुए बंटी की तरफ देखा और फिर खिड़की की तरफ देखकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। अब वो गाड़ियां जंगल से निकलकर पहाड़ वाली सड़क पर पहुंच चुकी थी। उस पहाड़ वाली सड़क पर जाने से पहले ही संजीव ने गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर देखा और फिर आश्चर्यचकित होते हुए उसने बंटी से कहा, अरे यहां से तो दूसरी सड़क भी निकल रही है। संजीव की बात सुनकर बंटी ने भी गाड़ी के बाहर देखा कि एक बहुत अच्छा सा दिखने वाला बड़ा और 2 रास्तों को कनेक्ट करता हुआ एक रास्ता बना हुआ था। मोहन, जो बाहर मोटरसाइकिल से आगे आगे जा रहा था, उसने बंटी को बताते हुए कहा, उधर एक रोड है जो शाहजहानपुर जाता है। अगर हम लोग शाहजहानपुर से निकलते हैं तो हम जल्दी से बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। जो इतनी अच्छी सड़क आप देख रहे हो ना, ये असल में शाहजहानपुर से राजधानी को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है। फिलहाल तो बारिश हो रही है, लेकिन अगर मौसम अच्छा होता तो हमें कोई ना कोई इस सड़क से आता हुआ दिख जाता। संजीव ने फिर उत्साहित होते हुए बंटी से कहा, बंटी भैया, ये देखो, ये सड़क बॉर्डर की तरफ जाती है। अगर हम लोग इधर से जाते हैं तो हम लोग मार्शल विराज मल्होत्रा से मिल सकते हैं क्या? संजीव की बात सुनकर मोहन और बाकी के 3 गार्ड जोर जोर से हंसने लगे और फिर उन लोगों ने उससे कहा, संजीव, क्या तुम अभी मार्शल विराज मल्होत्रा से मिलना चाहते हो? संजीव ने अपने ख्यालों की दुनिया में डूबते हुए कहा, मुझ में इतनी ताकत और टैलेंट तो नहीं है कि मैं मार्शल विराज मल्होत्रा के साथ रह सकूं, लेकिन अगर मैं उनसे जिंदगी में कभी एक बार भी मिल पाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मोहन ने संजीव से कहा, हो, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं भाई। उसकी बात सुनकर बाकी गार्ड जोर जोर से
हंसने लगे और उसने फिर से हल्के से उसके सिर पर हाथ मार दिया। बंटी मन ही मन सोच रहा था कि संजीव कितना बेवकूफ था। बंटी को भी संजीव की बेवकूफी पर हंसी आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसने उसे पहले नहीं बताया कि उन लोगों को वही मल्होत्रा परिवार के पास जाना था, नहीं तो वो पूरे रास्ते पागलों की तरह उत्साहित होकर उल्टी सीधी बातें करता। बंटी ने संजीव को रोकते हुए कहा, अब चुप रहो और आराम से बैठे रहो। मोहन और बाकी गार्ड को परेशान करना बंद करो। संजीव अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मोहन और बाकी गार्ड ने बात ही बदल दी और फिर वो लोग कहने लगे, अभी थोड़ी देर में हम लोग पहाड़ वाली सड़क पर जाएंगे, तो भाइयों आप लोग अपनी हिम्मत बनाए रखना। बारिश के दिनों में ऐसे सड़क पर चलना आसान नहीं होता। उस गार्ड की बात सुनकर गाड़ी के ड्राइवर ने भी जवाब दिया, हाँ भैया सही कह रहे हो आप। गाड़ी अब पहाड़ों वाली सड़क पर पहुंच चुकी थी। जैसा कि मोहन ने कहा कि बाकी रास्ते से पहाड़ी रास्ता कवर करना और भी ज्यादा मुश्किल था। या तो हर जगह पर गड्ढे थे या फिर कीचड़, और वहां बहुत सारी जगह पर पानी भी भरा हुआ था, जिसकी वजह से किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था कि वहां पर कितना गहरा गड्ढा था। अगर उन गड्ढों में गाड़ी के चक्के फंस जाएं तो सभी लोगों की मुसीबत आ जाती। कई जगह पर तो कीचड़ भी इतना ज्यादा था कि उसमें गाड़ियां फंस सकती थी। गाड़ी के ड्राइवर की भी नजर सड़क पर ही थी। वो बहुत मेहनत से कोशिश कर रहा था कि गाड़ी को किसी गड्ढे में ना फंसाए। वो बहुत आराम से गड्ढों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने गाड़ी के ड्राइवर को सलाह देते हुए कहा, मुझे आगे एक बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो हमें वहां पर और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मोहन की बात सुनकर ड्राइवर ने भी अपना सिर हिला दिया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ऊंची पहाड़ी आई और किस्मत से वहां पर कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं था, इसलिए गाड़ी के ड्राइवर ने भी थोड़ा बेफिक्र होकर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और बाकी के लोग भी आगे पीछे आराम से चलने लगे। जब मोहन को महसूस हुआ कि गाड़ी अब पहाड़ी पर आ चुकी थी, तो उसे अजीब सी फीलिंग आने लगी, क्योंकि वो सबसे आगे था। अब उसकी नजर तेज हो गई और उसका सारा ध्यान रोड पर ही था। वहां पर उसे कुछ अजीब अजीब निशान दिखाई दे रहे थे, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसने अचानक से अपना हाथ उठाते हुए चिल्लाकर कहा, थोड़ा संभल कर, मुझे कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। मोहन के बोलते ही सारी गाड़ियां रुक गई और उसकी बात सुनकर बंटी ने भी गाड़ी का शीशा नीचे किया और जल्दबाजी में उससे पूछा, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मोहन ने सीरियस होते हुए बंटी से कहा, बंटी भैया आप गाड़ी के अंदर बैठो और गलती से भी बाहर मत आना। अचानक से किसी के हंसने की आवाज आई। ऐसी सड़कों पर सिर्फ आगे ही नहीं, पीछे भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और उसने ये सब कुछ जोर जोर से चिल्लाकर कहा। जब राठौड़ परिवार के नौकरों ने आसपास देखा तो चारों तरफ से जंगल के लगभग 10 डकैत उनके सामने और पीछे आकर खड़े हो गए। जैसे ही राठौड़ परिवार के गार्ड और नौकरों ने सामने से और पीछे से डकैतों की झुंड को आते हुए देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। डकैतों को देखकर उन चारों गार्ड्स ने अपने अपने हथियार निकाल लिए। गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंटी ने तुरंत भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, हमारी रक्षा करना। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोपाल से इतनी दूर आने के बावजूद भी हमें यहां पर डकैत मिल जाएंगे। डाकुओं के सरदार ने
मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखकर कहा, अगर अभी भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है और तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं वो सब मुझे दे दो। और फिर उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी तलवारें निकाल ली। उन डकैतों में से कुछ लोग इतने लालची थे कि वो लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। उसमें से किसी ने कहा, अपनी गाड़ियों को भी यहीं पर छोड़ते हुए जाना। क्या राठौड़ परिवार के नौकर सही सलामत बॉर्डर पर मार्शल विराज तक पहुंच पाएंगे? इस घने जंगल में अपने लोगों को फंसे देखकर क्या करेगा बंटी? क्या इन लोगों को बचाने के लिए कोई आएगा या फिर डाकुओं के हाथों हो जाएगी इनकी मौत?